हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल बुल ट्रैक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कैसे मार्केट में स्टॉक इन्वेस्टिंग करें और कैसे हम अपना पोर्टफोलियो आसानी से बनाएं। दोस्तों, आप सबकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी इस बारे में, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपके साथ इस बारे में बात की जाए। इस टॉपिक पर आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, वीडियोज मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे। अगर आपको वो सारे कंटेंट पढ़ के या सुन के आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और आपको उससे फायदा हो रहा है, तो आपको हमारी बात सुनने की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको वो सारी चीज़ें पढ़ के और सुन के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको फिर भी लॉसेस हो रहे हैं, तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से, गौर से देखिए और हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को सुनिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, स्टॉक इन्वेस्टिंग के 4 मेन डायमेंशंस होते हैं: व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू एग्जिट। इस वीडियो में हम व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, क्वांटिटी टू बाय, इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। सेलिंग या एग्जिटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और हम उस बारे में जल्दी ही एक फुल लेंथ वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए बाइंग के ये जो 3 डायमेंशन है, व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, क्वांटिटी टू बाय, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। व्हाट टू बाय का मतलब है क्या खरीदना है, कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, बेसिकली जिसे हम स्टॉक पिकिंग कहते हैं। ज्यादातर लोगों से अगर आप बात करेंगे तो वो सिर्फ इसी के बारे में बात करते हैं कि क्या खरीदें, लेकिन क्या खरीदना ही सब कुछ नहीं होता है। कब खरीदना और कितनी क्वांटिटी में खरीदना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम व्हेन टू बाय की बात करें, मान लीजिए आपने एक स्टॉक को पिक किया, इन्फोसिस या टीसीएस, हमें पता है ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन क्या आप इसे 1500 रुपए में खरीदना पसंद करेंगे? क्या आप इसे 2000 रुपए में खरीदना पसंद करेंगे? तो किस पॉइंट पर आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाएंगे, ये डिसीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि हम किस स्टॉक पे इन्वेस्ट करें वो होता है। इसका जो तीसरा डायमेंशन है, क्वांटिटी टू बाय, वो बेसिकली मनी एलोकेशन के बारे में बात करता है कि आपको किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो में मनी का एलोकेशन करना चाहिए। तो दोस्तों, हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं, ये एक आसान तरीका है, इसे हर कोई कर सकता है, और ये एक तरीके का कंजर्वेटिव स्ट्रेटजी है या कैपिटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी है, जिसमें आपके कैपिटल के सेफ रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और साथ में आप इस टेक्निक को यूज करके इंडाइसेस से ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट टू बाय। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 4-5 सेक्टर्स को पिक करना पड़ेगा। कौन से सेक्टर पिक करने पड़ेंगे? जो एवरग्रीन सेक्टर्स हैं, यानी कि जिन सेक्टर्स में लगातार बिजनेस रहने की उम्मीद है। अगर आपको उन सेक्टर्स के बारे में नहीं पता है तो हम कुछ सेक्टर्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो टाइम टू टाइम आपको हम उन सेक्टर्स के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो जो एवरग्रीन सेक्टर्स आज के डेट में हम जिसे मानते हैं वो कौन से हैं? आईटी, बैंक्स, ऑटो, स्टील, फार्मा, एफएमसीजी, मोटा मोटा ये सेक्टर्स को हम एवरग्रीन मानते हैं। इनके अलावा कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो सीजनल होते हैं, किसी दौर में उनका बोलबाला होता है, किसी दौर में वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। जैसे अगर आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर 2008 के दौर में वो बहुत हाई परफॉर्मिंग सेक्टर था, लेकिन आज उसे कोई नहीं पूछ रहा है। तो हमने ये 6 सेक्टर पिक कर लिए। अब आपको क्या करना है कि हर एक सेक्टर्स में से नंबर 1 या नंबर 2 स्टॉक को पिक कर लीजिए। नंबर 1 और नंबर 2 स्टॉक्स कौन से होते हैं? वो कंपनियां जिनका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता है, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा होता है। ये इंफॉर्मेशन आपको कहीं भी मिल जाएगी, गूगल सर्च करेंगे मिल जाएगी। आप चाहें तो मनी कंट्रोल में जाके भी सेक्टर वाइज मार्केट कैप की लिस्टिंग देख सकते हैं। अब आपको जब भी आप स्टॉक को पिक करें तो 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात, आपको जाके देखना है कि उस कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। आप देखेंगे कुछ सेक्टर की कंपनीज के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा होता है, जैसे टेलीकॉम की कंपनियां हो गई, जैसे रियल एस्टेट की कंपनियां हो गई। तो आपको कर्जे वाली कंपनियों पे इन्वेस्ट नहीं करना है।
ये इंफॉर्मेशन भी आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज, आपको हवाई वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है। हवाई वाली कंपनी क्या कि जी आज तो कंपनी का ऐसे ही चल रहा है, लेकिन आज से 10 साल बाद इस कंपनी के सेल्स इतने हो जाएंगे, इसका प्रॉफिट इतना हो जाएगा, इसके सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट ने एक बात कही है, इन द लॉन्ग रन एवरीबडी इज डेड। तो बहुत ज्यादा दूर की मत देखिए कि क्या होने वाला है, किसी को नहीं पता। आज का दौर देखिए कि आज वो कंपनियां क्या कर रही हैं और पिछले 2-3 सालों में वो कंपनियां कैसे ग्रो कर रही हैं। बस इतना ही देखना काफी है। अगली चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि मल्टी बैगर और हिडन जेम्स के चक्कर में ना रहें। अक्सर जिन शेयर्स या जिन कंपनीज को आपको मल्टी बैगर या हिडन जेम्स बोला जाता है, ये बेसिकली बुरी कंपनियां होती हैं और ऑपरेटर्स बाजार में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर आपको उसमें फंसाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपके पास लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपको बाय चॉइस और बाय डिजाइन कुछ ही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है ताकि आपको मिसलीड किया जा सके। अक्सर ऐसी कंपनियों में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और उनके आउट ऑफ बिजनेस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे पिछले 3-4-5 सालों में ई कॉमर्स कंपनीज में ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ उनके कंज्यूमर्स में, उनके बिजनेसेस में, लेकिन आप देखिए उनके कर्जे भी बढ़े। फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी हर 6 महीने में झोला लेके बाजार में घूमते रहते थे कि भाई हमें फंड की ज़रूरत है, कोई हमें फंड दे दो, कोई हमें फंड दे दो। और एक ऐसा दौर आया कि फ्लिपकार्ट कंपनी के बंद होने के पूरे चांसेस थे। वो तो भला हो वॉलमार्ट का कि उन्होंने फ्लिपकार्ट पे इन्वेस्ट कर लिया और कंपनी बच गई। अगर आप देखें स्नैपडील, जो कि एक टाइम में इतनी बड़ी कंपनी हुआ करती थी, टीवी पर उसके ऐड आया करते थे, आमिर खान उस कंपनी को प्रमोट किया करते थे, लेकिन आज देखिए वो बंदी के कगार पे है। तो ये कंपनियां एक लॉटरी की तरह होती हैं, लग गई तो लग गई और नहीं लगी तो आपका पैसा डूब गया। तो मल्टी बैगर के चक्कर में कहीं आप मल्टी बैगर ना बन जाए। आइए अब थोड़ा मनी एलोकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत सिंपल से रूल्स हम फॉलो करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और हम उसे 5 स्टॉक्स में लगाना चाहते हैं, तो हम 1-1 लाख रुपए 5 स्टॉक पे एलोकेट कर देंगे और हर स्टॉक को हम 3 इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे। तो मान लीजिए एक स्टॉक में हमने 1 लाख रुपए एलोकेट किए तो हम उसे 3 इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे, तो 33,000, 33,000, 33,000। आइए अब आपको ये दिखाते हैं एक एग्जाम्पल से कि हमें कैसे खरीदारी करनी है और कैसे पैसे को यूज करना है। स्क्रीन पर हम आपको एक इमेजिनरी स्टॉक का प्राइस दिखा रहे हैं। इसका करंट प्राइस 180 रुपए है, 180 रुपीज, और इसका 1 साल का जो हाई है वो 200 रुपीज है और 1 साल का जो लो है वो 100 रुपीज है। तो हमें करना क्या है, हमें हाई माइनस लो करना है। तो हाई माइनस लो कितना हुआ, 200 माइनस 100 इज इक्वल टू 100। अब हमें उस 100 का 60% लेना है, तो कितना हुआ 60। अब इस 60 को हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 20 20 20। तो पहली बाइंग हम जो करेंगे वो करंट प्राइस माइनस 20 यानी 180 माइनस 20 इज इक्वल टू 160 पे हमारी पहली लॉट की बाइंग होगी, जिसपे हम 33,000 रुपीज लगाएंगे। दूसरी लॉट की जो हमारी बाइंग होगी वो 180 माइनस 40 यानी 140 रुपीज पे हम अगला लॉट खरीदेंगे 33,000 का। और तीसरा 180 माइनस 60 यानी 120 पे हम एक और इंस्टॉलमेंट की, हम आखिरी इंस्टॉलमेंट की बाइंग करेंगे यानी कि 33,000 रुपीज लगाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको 160, 140, 120 ये तीनों प्राइस मिल जाते हैं, तो आप 1 लाख रुपए आपका लग जाएगा। अब मान लीजिए कि आपको 120 का प्राइस नहीं मिलता है, स्टॉक उतना गिरता ही नहीं, तो आपका वो पैसा आपके रिजर्व में रहना चाहिए, क्योंकि आपको वो प्राइस हो सकता है 6 महीने बाद मिले, 1 साल बाद मिले, 1.5 साल बाद मिले, हमें नहीं पता कब मिलेगा। मगर ऐसा नहीं करना कि मान लीजिए आपके बैंक का आरएम का फोन आ गया और बोला सर आपने बैंक में खाली पैसा रखा हुआ है, इसकी कोई सिप कर लीजिए, और आपको लगा अरे यार ये तो पता नहीं प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा, और आपने जाके सिप कर दिया। हम हिंदुस्तानियों में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे हाथ में जब पैसा आता है ना तो हम उसे संभाल नहीं पाते। पैसा आते ही हमें लगता है अरे यार इसको कहाँ फिक्स करें, कहाँ लगाएं, अरे पैसा सेविंग्स बैंक में फालतू पड़ा हुआ है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की एक बौखलाहट हमारे अंदर हो जाती है
और अक्सर हम क्या करते हैं कि उस पैसे को उठाकर कहीं ऐसी जगह डाल देते हैं जहां या तो वो फंस जाता है या हमें वहां पे लॉस हो जाता है। उस पैसे को आप सेविंग्स में भी रखेंगे तो आपको 3-4% इंटरेस्ट मिल जाएगा, नहीं तो आप 6 महीने की एफडी कर सकते हैं, 3 महीने की एफडी कर सकते हैं, और एफडी को तो हम कभी भी तोड़ भी सकते हैं। बाजार में बड़े इन्वेस्टर्स में एक कहावत होती है, कैश इज किंग। अगर आप अपने पैसे को फ्री रखेंगे तो आप सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पैसे को फंसा के रख देंगे तो जब मौका आएगा तो आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। अब आइए हम देखते हैं इस एल्गोरिथम को हम पास्ट में जाके रन करते हैं। तो हमने 2 पीरियड्स पिक किए। पहला पीरियड हमने 2008 के पीक पे, मान लीजिए अगर हम इन्वेस्ट करते, क्रैश होने से पहले इन्वेस्ट करते, तो 5 साल में हमारा क्या रिटर्न आता, हम ये देखेंगे। दूसरा, अगर हम 2015 में इन्वेस्ट करते और आज तक होल्ड करते, मतलब इस क्रैश तक होल्ड करते, तो हमारा क्या रिटर्न आता। तो अगर आप देखें तो दोनों पीरियड को हमने इस तरीके से पिक किया है कि उसमें एक ना एक क्रैश बीच में आता है, ताकि हम एक तरीके से एक वर्स्ट केस एनालिसिस कर सकें। तो अगर आप पहला पीरियड देखें जिसमें हमने दिसंबर 2007 से दिसंबर 2012 तक इन्वेस्ट किया था, इसमें अगर देखें तो हमारे पोर्टफोलियो ने 133% का रिटर्न दिया है। जबकि अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने माइनस में रिटर्न दिया है करीब 4.5%। अगर हम इस रूल से 2015 में इन्वेस्ट करें और आज तक पोजीशन को होल्ड करके रखें तो हमारा रिटर्न 14.4% है, जबकि निफ्टी का रिटर्न करीब 15% है। तो ये मोटा मोटा निफ्टी के बराबर ही रिटर्न दिया है। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसके ऊपर भी आपको कुछ रिटर्न इसमें। आइए हम डिटेल में देखते हैं कि जब हमने 2007 में इन्वेस्ट किया था तो क्या हुआ था। तो हमारे स्टॉक्स जो हमने पिक किए थे, आप देख सकते हैं HDFC बैंक, मारुति, TCS, टाटा स्टील, सन फार्मा, ITC, ये हमारे स्टॉक्स हैं। इसमें अगर देखें, चूंकि हमारे पोजीशन लेते ही एक करेक्शन हो गया था, तो हम लगभग सारे स्टॉक्स के तीनों लॉट में हमने पोजीशन बना ली। सिर्फ हमने सन फार्मा में हम एक लॉट खरीदने से चूक गए क्योंकि हमें वो प्राइस नहीं मिला। और आप देखें इसका जो रिटर्न है, टाटा स्टील को छोड़ के लगभग सारे स्टॉक्स ने हमें प्रॉफिट में रिटर्न दिया। अब अगर हम 2015 में इन्वेस्ट करते तो क्या होता, आइए इसको जरा डिटेल में देखते हैं। तो आप देखिए हमने क्या किया कि सेम ही स्टॉक्स को लिया। ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए कोई दूसरे स्टॉक्स पिक कर लिए, उसके लिए कोई दूसरे स्टॉक के लिए पिक कर लिए, क्योंकि रूल्स हमारे सेम है दोनों पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के लिए। अगर आप इसमें देखें तो HDFC में हमने सिर्फ एक ही लॉट हम ले पाए, करेक्शन हुआ नहीं, प्राइजेस वहां तक पहुंचे नहीं, तो हम बाकी के 2 लॉट्स नहीं ले पाए। सिमिलरली टाटा स्टील में सिर्फ हम एक ही लॉट ले पाए, TCS में हम तीसरा लॉट नहीं ले पाए, सिर्फ 2 ही लॉट ले पाए। अगर इसका हम परफॉर्मेंस देखें तो सन फार्मा और ITC, इन दोनों में हमें लॉस हुआ है, बाकियों में हमने प्रॉफिट बनाया है। करीब 14.4% हमें इस पोर्टफोलियो में रिटर्न आया है, और निफ्टी का अगर हम रिटर्न देखें तो करीब 15% है। यहां पर हमें एक चीज ध्यान देने वाले हैं कि हमारा जो टोटल कैपिटल था वो 6 लाख का था, 6 लाख का, और जिसमें से हम सिर्फ 4.3 लाख ही इन्वेस्ट कर पाए। तो बाकी का जो पैसा है, हमारे रूल के हिसाब से हमें उसे अपने सेविंग्स में या FD में रखना चाहिए था। तो वो 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो भी सिग्निफिकेंट है, तो अगर आप उसको जोड़ेंगे तो आपका रिटर्न थोड़ा और बढ़ जाएगा। सो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से कुछ आसान से रूल्स को फॉलो करके आप एक अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ बड़े बड़े इन्वेस्टर और जिन्होंने मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं वही बाजार से पैसा कमा सकते हैं। आप और हम भी बाजार से पैसा कमा सकते हैं, बस जरूरत है थोड़ी सी सूझबूझ की और ढेर सारे पेशेंस की। दोस्तों, एक इन्वेस्टर के लिए पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। वॉरेन बफे कहते हैं कि स्टॉक मार्केट एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेता है और पेशेंट लोगों को पैसा देता है। तो इस बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपके फीडबैक का इंतजार है, आप जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
एज यूजुअल अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं या care@bulltrack.in पे भी आप हमें लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।